हम एकलव्य स्कूल की जो वैकेंसी निकली है उसके लिए हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं चैप्टर वाइज। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने पहले जो है थ्योरी पूरी कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम एनईपी करेंगे और एनईपी के साथ साथ जो है हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, आपका रिवीजन जल्दी जल्दी होते जाएगा। और यदि हम फिर एनईपी पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, रिलेट नहीं कर पाएंगे, आप अच्छे तरीके से याद नहीं रख पाएंगे। इसलिए हम, जैसे कि बहुत लोग अभी जुड़ रहे होंगे तो वो सीधे करिकुलम पढ़ें और करिकुलम के क्वेश्चंस भी देखते चलें। और हम लगभग सभी टॉपिक के 100 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मतलब कि मैं आपको बताऊं तो 100 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से होंगे हमारे। और 100 क्वेश्चंस ही नहीं, मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 100 क्वेश्चंस हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम। सबसे पहली बात, हम जो है बहुत लोगों को ये दिक्कत है कि उनको जो है इसकी पीडीएफ नहीं मिल रही है ना। और बहुत सी ऐसी जो पीडीएफ है, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिसकी पीडीएफ भी आपको नहीं मिल रही है। अब मैं क्या है, मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ यहाँ पे, लेकिन आपको पढ़ना है तो आप कहाँ से पढ़ेंगे। तो इसके लिए जो है मैंने कंबाइन करके हर चीज़ जो है एनईपी से लेके आपकी प्रीवियस जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उससे लेके हर चीज़ जो है टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका जो जो आता है, पेडागोजी में जो जो आता है, ईएमआरएस के सिलेबस के हिसाब से मैंने सारी चीज़ जो है, एक यूट्यूब चैनल है वहाँ की आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ड्राइव में सभी चीज़ों को मैंने अपलोड कर दिया है एक फोल्डर बना के, तो आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम थी कि उन्हें सारी पीडीएफ नहीं मिल पा रही हैं, सारे जो टॉपिक हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप वहाँ से जाके इन चीज़ों को देख सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटीज क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम वहीं देखते हैं ना कि टॉपिक जो भी पढ़ने वाले हैं सबसे पहले उसको डिफाइन करता हूं और फिर हम देखते हैं जिससे आप अच्छे से रिलेट कर पाओ। तो अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटीज मतलब समझने में विविधता कैसी हो सकती है। सबसे पहले मैं विविधता को बताऊं, डाइवर्सिटीज को बताऊं, तो हर बच्चा एक सा नहीं होता। जैसे आपने भी पढ़े होंगे या आपकी क्लास आप जहां पढ़ाते हैं तो कोई उम्र के हिसाब से छोटा बड़ा हो सकता है, कोई अपनी मानसिक क्षमता के हिसाब से हो सकता है। ठीक है, कोई संज्ञानात्मक, कोई भावात्मक। तो ये सब चीज़ें हैं जो बच्चों को डाइवर्सिफाई करती है या विविधता हम देखते हैं बच्चों में। ठीक है, किसी को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को 2-3 बार समझाएं तब समझ में आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आप इस प्रकार से बच्चों में आप विविधता देखते हो, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसने भी यदि थ्योरी की क्लास नहीं देखी होगी तो उसको भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ होता है कि दो व्यक्ति केवल शारीरिक रूप से अलग हों, केवल मानसिक रूप से अलग हों। और आपको ना पॉज करके एक बार खुद से सोचना है। आप जितना ज़्यादा सोचोगे ना उतना अच्छी आपकी पेडागोजी होगी और आप मैक्सिमम नंबर गेन कर पाओगे। क्योंकि आप खुद देखते होगे कि आप कितने ही चैप्टर लगा लो, आप कितनी ही थ्योरी पढ़ लो, आप कितने ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो, लेकिन जब तक आप खुद से दिमाग नहीं लगाओगे तब तक आपकी पेडागोजी अच्छी नहीं होगी। यहाँ पर नाम से ही है टीचिंग एप्टीट्यूड। जब तक आपका एप्टीट्यूड अच्छा नहीं होगा तब तक आप मैक्सिमम स्कोर पेडागोजी में नहीं कर सकते। यदि आपको पूरे में से पूरा भी स्कोर करना है ना, तो आपको जो है किताबी ज्ञान आप कितना ही ले लो, लेकिन नए क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। और आप देखते हो कि एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनते हैं और हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर भी रहे होंगे। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ होता है कि दो व्यक्ति केवल शारीरिक रूप से अलग हों, केवल मानसिक रूप से अलग हों, शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से अलग हों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, आप पढ़ने से ही समझ गए होंगे। और मैंने आपको पहले ही डिफाइन कर दिया है, क्वेश्चंस में लाने से पहले ही आपको बता दिया है कि कुछ लोग शारीरिक रूप से भिन्न हो सकते हैं आयु के हिसाब से, या फिर कोई लंबे हो सकते हैं, कोई मोटे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। और केवल मानसिक रूप से अलग हो तो ऐसा भी नहीं है, दोनों रूप से यदि अलग हैं तो वो व्यक्तिक विभिन्नता मानी जाती है इसे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तिक विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। व्यक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से यह कथन किसका है। तो देखिए, ये वाला फैक्ट वाला क्वेश्चन हो गया, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब ये चीज़ आपको याद ही रखनी पड़ेगी और इनकी ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे याद रखना है। लेकिन आपको
अभी के लिए आपको मैं बता दूं इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है स्किनर। ठीक है, स्किनर के नाम आपने सुना होगा, बीएड किया है तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और वहाँ पे हम ट्रिक से भी करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी विभिन्नता दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या हो सकता है? इसको यदि मैं क्वेश्चन को आपको समझाऊं तो आप जब अपनी कक्षा में पढ़ाते हो, बहुत अच्छे से पढ़ाते हो, बहुत मेहनत करके पढ़ाते हो, आप 3-4 बुक से पहले पढ़ते हो खुद और आप प्लानिंग करके जाते हो मुझे ऐसे पढ़ाना है, ये अप्रोच रखनी है कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी समझ में आए। लेकिन वहाँ पे क्या देखते हैं आप, वहाँ पे समझने में विविधता दिखाई देती है आपको। भिन्न मतलब जो बच्चे हैं वो अलग अलग प्रकार से समझते हैं। जैसे किसी को 3 बार समझाओ जब समझ में आता है वही अप्रोच, या किसी को दूसरी अप्रोच से पढ़ाएं तो जल्दी समझ में आता है। तो ये चीज़ है, इसका आंसर हमें देखना है। ठीक है, तो आपको खुद समझ में आ गया होगा क्या है आंसर, फिर भी हम देख लेते हैं। आपकी कक्षा में कुछ छात्र कक्षा में सो जाते हैं, तो इस प्रकार के आंसर तो हो ही नहीं सकते। इनको आप नेगेटिव मान के चल सकते हो और सीधे आप इनको एलिमिनेट कर सकते हो। देखिए पेपर में भी कैसी आपकी अप्रोच रहे, मैं ये भी आपके अंदर डेवलप करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपने एलिमिनेट कर लिया और हम एक अलग से एक वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे कि नेगेटिव किसे कैसे कर सकते हैं हम। जब भी ऐसी चीज़ आ जाए तो आप उन्हें कैसे काट सकते हो और एलिमिनेट कर सकते हो, जिससे आप यदि देखिए पेडागोजी क्या कहती है, पेडागोजी में 4 ऑप्शन होते हैं जिनमें हम अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जहाँ पे हमें एलिमिनेट करके आंसर लाना होता है। ठीक है, वो फैक्ट वाले क्वेश्चन जैसे ये सेकंड क्वेश्चन था हमारा वैसा। तो हम देखते हैं, आपकी कक्षा में कुछ छात्र कक्षा में सो जाते हैं, आपकी कक्षा में कुछ छात्र आपको पसंद नहीं करते हैं, या भिन्न भिन्न छात्रों पर व्यक्तिगत गुण भिन्न भिन्न होते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या लग रहा है आपको आंसर? आपको एग्जैक्ट आंसर ये लग रहा होगा कि भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण भिन्न भिन्न होते हैं और आपकी कक्षा में कुछ छात्र आपको पसंद नहीं करते, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये भी नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव हो गया। तो आपका जो एलिमिनेशन कर लिया हमने तीनों, तो आपका सही आंसर क्या है? आपका सही आंसर है सी। ठीक है, ये अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र पढ़ने में बहुत तेज है, वह 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषयों को आसानी से समझ लेता है, उसकी इस व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है। तो आपको ये बताना है क्या हो सकता है उसका कारण। आप ये पढ़ के ही आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर जो है क्या हो सकता है। ठीक है, तो बताना है आपको। क्या ये कमेंट सेक्शन में बताओगे? ठीक है, मैं ही बता देता हूँ, 1-2 क्वेश्चन आपको दूंगा जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो उसका विशिष्ट शारीरिक विकास, उसका विशिष्ट संज्ञानात्मक विकास, उसका विशिष्ट संवेगात्मक विकास, या उसका विशिष्ट सामाजिक विकास। तो यदि मैं बताऊं तो ये जो विकास हैं हर पहलू में अलग अलग है। ठीक है, अब यदि मैं शारीरिक विकास की करूं और मैं यदि कॉलेज के बच्चे की बात करूं तो क्या उसका शारीरिक विकास होगा? नहीं, सिंपल सी बात है। तो जहां पे जो विकास संभव है उसी की बात हम करेंगे। और क्वेश्चन में भी आपका यही पूछा गया है कि आपकी कक्षा का एक छात्र पढ़ने में बहुत तेज है, वह 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषयों को आसानी से समझ लेता है, उसकी इस व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास क्या है? कॉग्निटिव, जिसे मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है। यदि आपको डिटेल में समझना है तो आप जो है प्रीवियस वीडियो देख के समझ सकते हो। ठीक है, संज्ञानात्मक मतलब उस चीज का ज्ञान होना, यही संज्ञानात्मक है, यदि मैं कंसाइज वे में आपको समझाऊं तो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करने पर पाते हैं कि कुछ छात्र आयु के पहले परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं, जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की आयु में तो हैं लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं है। इसका क्या कारण हो सकता है? कक्षा में उनके बैठने का क्रम, व्यक्तिगत विभिन्नता, विद्यालय आने व जाने के उनके भिन्न साधन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, सबसे पहली बात है यहाँ पे क्या कहा है? छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करने पर पाते हैं कि कुछ छात्र आयु के पहली परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं, जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की आयु में तो हैं लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं आई है। मान के चलिए आप खुद अपनी क्लास में जहाँ आप पढ़ाते रहे होगे या आप खुद पढ़ते रहे होगे, तो जैसे आपके साथ वाला आप 18 वर्ष के हैं और आपके साथ वाला भी 18 वर्ष का है, लेकिन आप देखते होंगे कि उसकी हाइट जो है वो कितनी है? उसकी हाइट 5 फुट है, आपकी हाइट 5.5 फुट है। तो ये क्या है?
आप एग्जैक्ट आयु में तो पहुंच गए, लेकिन आपकी जो परिपक्वता होनी चाहिए, अब आप थोड़ा सा जल्दी समझ जाते हैं और ये जो है वो समझ नहीं पाता है अच्छे से, या इसको जब 2-3 बार समझाओ तब समझ में आती है। तो ये चीज़ें हैं, और ये चीज़ें आप किससे देख सकते हो, ये जो है व्यक्तिक विभिन्नता में देखी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, व्यक्तिक विभिन्नता। सभी में जो है व्यक्तित्व विभिन्नता पाई जाती है। सभी, देखिए 2 छात्र यदि आप रखोगे सामने तो वो हर चीज़ में एक दूसरे से विभिन्न होंगे, उनको समझने से लेके, उनकी सोच से लेके, उनमें भावों को लेके, हर चीज़ से उनमें विभिन्नता पाई जाएगी, उनमें डाइवर्सिटी आप देखोगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मानव के व्यक्तित्व पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है, केवल परिवार का पड़ता है, केवल समुदाय का, परिवार एवं समुदाय दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपको केवल, सिर्फ या यहीं आ जाए तो ये नेगेटिव होता है। कभी भी ऐसा आंसर आपका पेडागॉजी में तो नहीं होता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो गया जब भी केवल आ गया। तो ऐसे मैं आपको बहुत से जो है वर्डों की लिस्ट आपको मैं बताऊंगा, एक वीडियो में ही हम डिस्कस कर रहे होंगे। एक मिनट देख लूँ, ये हिला तो नहीं है, हाँ ठीक है। देखिए केवल परिवार का, तो ये तो रॉन्ग हो गया आपका। केवल समुदाय का, ये भी रॉन्ग हो गया। परिवार एवं समुदाय दोनों का, इनमें से किसी का नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, परिवार एवं समुदाय दोनों का उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ेगा। अब मान के चलिए वो परिवार में रहता है, अब परिवार में उसे सिखाया जाता है कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। तो ये चीज़ क्या है, परिवार से सीखा। अब समुदाय क्या सिखा सकता है उसे, समुदाय ये सिखा सकता है कि हमें बड़ों, मान के चलिए आप परिवार के सामने तो जैसे रहते हो, आपके एकल परिवार है या संयुक्त परिवार है आपका, जैसे भी रहते होगे, लेकिन आप जब समुदाय में निकलते हो, समाज में निकलते हो, तो वहाँ पे कैसे रीति रिवाज मनाए जाते हैं, तो इसका भी आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। या आपके साथ वाला जो आपका पड़ोसी है वो भी आपके साथ स्कूल जाता है, तो वो क्या करता है, इसका प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ता है। तो केवल परिवार अकेले का नहीं, समुदाय का, आपके स्कूल का, हर चीज़ का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमसे 2 पूछा गया है, इसलिए हम दोनों को राइट आंसर कहेंगे कि परिवार एवं समुदाय दोनों का। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। अब व्यक्तिक विभिन्नता का प्रमुख कारण है वातावरण, वंशानुक्रम या आयु। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखना व्यक्तित्व जो विभिन्नता है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, आप देख लीजिएगा। जो व्यक्तित्व विभिन्नता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। वातावरण का इफेक्ट भी पड़ता है उस पर, उसका वंशानुक्रम पे भी इफेक्ट पड़ता है। मान के चलिए उसके जो है पापा मम्मी, उनकी हाइट जो है, उनके माता पिता की हाइट 6 फीट या 5 फीट 6 फीट है, तो बच्चे की हाइट भी क्या होगी, लगभग 5-6 फीट होगी। यदि उनके माता पिता की हाइट मान के चलिए 5 फीट के नीचे है, तो स्वाभाविक सी बात है वंशानुक्रम का इफेक्ट पड़ेगा। उस बच्चे की भी हाइट कितनी देखने को मिलेगी, 5 फीट से कम। इसके अपवाद हो सकते हैं, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में आपको वंशानुक्रम का भी फर्क पड़ता है। ठीक है, वातावरण का भी फर्क पड़ता है, जो मैंने आपको पहले डिस्कस कर लिया है। आयु का भी फर्क पड़ता है। अब मान के चलिए जो चीज़ 15 वर्ष के बच्चे को आती है, वो चीज़ स्वाभाविक सी बात है कि 8 वर्ष के बच्चे को नहीं आएगी। उसके मानसिक योग्यता की बात करें, संज्ञानात्मक विकास की बात करें या शारीरिक विकास की बात करें, हर पक्ष में दोनों अलग अलग होंगे। तो आयु का भी फर्क पड़ता है। इसलिए ए और बी, केवल बी, ए और सी। तो आप देखिए, हमेशा आपको जो है याद ये रखना है कि हमेशा आप देखोगे 3 देखोगे ऑप्शन और आपको 2 लगेगा, आप सीधा इसको टिक करके आ जाओगे। क्योंकि देखिए टाइमिंग का भी इशू होता है हमारे पेपर में, एग्जाम में, तो हमको जल्दबाजी भी नहीं करना है। थोड़ा सा रुक जाओ, आप 2 बार क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपका ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। इसलिए धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ो, पूरा क्वेश्चन पढ़ो, कहीं नहीं है तो नहीं लिखा है, इसलिए पूरे ऑप्शंस को भी पढ़ो और आपका राइट आंसर क्या होगा, ये सभी होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। व्यक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करता है केवल वंशानुक्रम कारक, केवल वातावरणीय कारक, वंशानुक्रम एवं वातावरणीय दोनों कारक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये भी इजी है। ठीक है, तो वंशानुक्रम, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है, तो इसका आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यता में एक समूह के व्यक्तियों में भी बहुत विभिन्नता होती है।
निम्न मनोवैज्ञानिकों में से यह कथन किसका है? तो ये भी फैक्ट वाइज हो गया, जिसका कथन होगा वही इसका राइट आंसर होगा। इसमें समझने वाली बात तो कुछ है नहीं, ठीक है। इनको मैं ट्रिक से आपको बताऊंगा लास्ट में कि जिनके भी जो इंपॉर्टेंट कथन हैं वो आपको याद रखना है, जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो क्रो एवं क्रो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तिक विभिन्नता के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए? खेल विधि के माध्यम से बालकों को गणित तथा भाषा का ज्ञान देना चाहिए, उन्हें अक्षर ज्ञान तथा गणना की जानकारी प्रारंभ से ही मौखिक रूप में दी जानी चाहिए, लिखने एवं सीखने से पूर्व बच्चों से चित्र बनवाए जाने चाहिए। तो आपको ये पढ़ के ही समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए? तो खेल विधि के माध्यम से बालकों को गणित तथा भाषा का ज्ञान देना चाहिए, बिल्कुल सही है। उन्हें अक्षर ज्ञान तथा गणना की जानकारी प्रारंभ से ही मौखिक रूप में दी जानी चाहिए, ये भी बिल्कुल राइट है। लिखने तथा सीखने से पूर्व बच्चों से चित्र बनवाए जाने चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो फैक्चुअल क्लास है हमारी, वहाँ पे संभव नहीं हो पाता हर चीज़ें, लेकिन मोस्टली हमें ये चीज़ें तो करनी ही चाहिए, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ये सभी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है, जो कि मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है, ठीक है। तो 11वें का आंसर आपको देखना है, व्यक्तिगत विभिन्नता, निरंतरता, अंतः संबंध या सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो मैं यदि बताऊं आपको, तो देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अंतः संबंध की बात हम कर रहे हैं, तो जो कम्युनिकेशन होता है इसे ही हम अंतः संबंध कह सकते हैं। निरंतरता की बात करें, बार बार की बात होती है, लगातार की बात हम निरंतरता से कहते हैं कि बार बार सिखाया जाए तो वो जल्दी, तो ये बात तो हो नहीं रही है यहाँ पे। वो एक बार में ही हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, यहाँ पे ये बात हो रही है कि बहुत जल्दी सीख लेना उसी को, और उसी चीज़ को एक बच्चे का कम मतलब धीमी गति से सीखना और एक का बहुत जल्दी सीख लेना। तो यहाँ पे निरंतरता तो है नहीं, ठीक है। अंतर संबंध ये भी बता दिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो दोनों को ही एक ही चीज डिलीवर करी जा रही है, वो चाहे समान से विशिष्ट की और हो या विशिष्ट से सामान्य की ओर हो, या कठिन से सरल की ओर या सरल से कठिन की ओर, दोनों को तो एक ही चीज हम दे रहे हैं। तो इसमें तो विभिन्नता नहीं है, इसलिए जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? व्यक्तिक विभिन्नता, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तिक विभिन्नता होती है किन्हीं दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता का होना या दो व्यक्तियों के मध्य शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक स्वरूपों में विभिन्नता। संवेग मैंने आपको पहले ही बता दिया, संवेग मतलब हमारे भाव होते हैं, ठीक है, जो कि क्रोधित होना, तो ये सब क्रोध हुआ हमारा, मुस्कुराना या फिर घृणा करना, ये सब हमारे क्या हैं? संवेग हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन जो भी हार्ड वर्ड आते हैं वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। सभी व्यक्तियों का व्यक्तित्व समान होता है, सभी की बुद्धि क्षमता का असमान होना, तो ये तो राइट है। देखिए कभी भी आपको, जब भी आप पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन में हमेशा कंफ्यूजन होगा, लेकिन आपको ऐसा भी लगेगा कि ये तीनों आंसर आपके सही हैं या 2 आंसर आपके सही हैं, लेकिन आपको ज़्यादा इफेक्टिव आंसर जौन सा है वो आपको क्लिक करना है, वो आपको आंसर वहाँ पे चूज करके आना है, ठीक है। लेकिन आपका सबसे ज़रूरी क्या है, आपको देखना है कि इफेक्टिव आंसर कौन सा है, कि सबसे ज़्यादा चिल्ला के कह रहा है कि मैं सबसे ज़्यादा सही हूँ, तो आपको ये चीज़ें देखना है। तो ये तो है, पर हम देख लेते हैं और ऑप्शन से। सभी व्यक्तियों का व्यक्तित्व समान होता है, तो ये तो बिल्कुल भी गलत है, सभी का व्यक्तित्व एक समान हो ही नहीं सकता है। किन्हीं दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता का होना, ये भी रॉन्ग है। केवल सही तो है लेकिन केवल इस चीज का नहीं है, शारीरिक भिन्नता का नहीं है। आपका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो बी नंबर होगा, ठीक है। ये दो व्यक्तियों के मध्य शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक स्वरूपों में विभिन्नता। दो व्यक्तियों में जिन कारणों से विविधता पाई जाती है उन्हीं के आधार पर व्यक्तिगत अंतर के प्रकार निर्धारित किए जाते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार नहीं है? तो शारीरिक विभिन्नता, मानसिक क्षमता में विभिन्नता, व्यक्तित्व संबंधी अंतर या मूल प्रवृत्ति संबंधी अंतर। तो आपको ये देखना है, ठीक है। तो
एक बार आप फिर से पढ़ सकते हो। दो व्यक्तियों में जिन कारणों से विविधता पाई जाती है उन्हीं के आधार पर व्यक्तिगत अंतर के प्रकार निर्धारित किए जाते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार नहीं है? आपको नहीं है की बात हो रही है तो शारीरिक आपको ये एग्जैक्ट जरूर पढ़ना है और ध्यान लगा के पढ़ना है, जिसमें ये चीज़ आपको याद रहे। शारीरिक विभिन्नता, मानसिक क्षमता में विभिन्नता या व्यक्तिगत संबंधी विभिन्नता, तो ये तीनों आपको लग रहे होंगे कि हैं, लेकिन मूल प्रवृत्ति संबंधी अंतर जो है ये आपका आंसर नहीं है और नहीं ही है पूछा है, इसलिए एग्जैक्ट आंसर आपका क्या होगा? सी नंबर। आप और थोड़ा सा पढ़ के पॉज करके और समझना चाहो तो समझ सकते हो पढ़ के, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, मानसिक योग्यताओं में विभिन्नता के अंतर्गत, मानसिक योग्यताओं में विभिन्नता के अंतर्गत किस कथन को सम्मिलित नहीं किया जा सकता? ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा। यौन अंतर तथा शारीरिक परिपक्वता, रुचि संबंधी विभिन्नता, स्वभाव संबंधी अंतर या तात्कालिक स्थिर स्थिति से परे जाने की योग्यता। तो यहाँ पे भी क्या कहा गया है? नहीं किया जा सकता। मानसिक योग्यताओं में विभिन्नता के अंतर्गत किस कथन को सम्मिलित नहीं किया जा सकता? तो आपकी मानसिक योग्यता की बात हो रही है, तो यहाँ पे यौन अंतर तथा शारीरिक परिपक्वता, लड़के और लड़की की बात करें हम तो इनमें हम विभिन्नता में इनको सम्मिलित नहीं करते हैं, ठीक है। शारीरिक परिपक्वता की बात करें तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। नहीं किया जा सकता, सम्मिलित नहीं किया जा सकता, तो रुचि के आधार पर विभिन्नता देखी जाती है। स्वभाव संबंधी अंतर हो सकते हैं, तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता हो सकती है, लेकिन हम कहें यौन अंतर तथा शारीरिक परिपक्वता की बात करें तो मानसिक योग्यता में, दूसरी योग्यता में तो आ सकती है, लेकिन मानसिक योग्यता में विभिन्नता के अंतर्गत किस कथन को सम्मिलित नहीं किया जा सकता? तो मानसिक योग्यता के अंतर्गत हम ए नंबर को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की अवस्थाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की अवस्थाएं पाई जाती है। समान अवस्था, भिन्न भिन्न अवस्था, समान तथा भिन्न दोनों, या इनमें से कोई नहीं। आपको एग्जैक्ट आंसर बताना है। प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की अवस्था पाई जाती है, तो समान अवस्था पाई जाती है या भिन्न भिन्न अवस्था पाई जाती है? तो भाषा के विकास की आपको मैं बता दूं, भिन्न भिन्न आवश्यकता पाई जाती है, समान तो हो ही नहीं सकती। कोई बच्चा भाषा को जल्दी सीख जाता है। अब एक बच्चा है जो 6 महीने में बोलना सीख गया, आप देखेंगे वो प्रोफेसर है अभी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो सभी बच्चों में हम यदि कहें विकास की अवस्था पाई जाती है, भाषा को विकास किया, भाषा को सीखने की, तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? भिन्न भिन्न अवस्था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, सभी बालकों में अभिवृत्ति होती है, एक समान नहीं, समरूप या इनमें से कोई नहीं। सभी बालकों में अभिवृत्ति की बात कर रहे हैं हम, तो अभिवृत्ति होती है एक समान या एक समान नहीं, या समरूप या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अभिवृत्ति की बात करें तो सभी बच्चों में क्या होती है? एक समान होती है, ठीक है। सभी बालकों में अभिवृत्ति कैसी होती है? एक समान होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अच्छे परिवार एवं समुदाय, अच्छे परिवार एवं समुदाय समाज से संबंध रखने वाले बालकों का विकास होता है, ठीक है। सामान्य से कम, औसत, उन बालकों से अच्छा जो अच्छे परिवार एवं समाज में नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पहले क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। अच्छे परिवार एवं समुदाय समाज से संबंध रखने वाले बालकों का विकास होता है, सामान्य से कम, औसत, उपरोक्त में से कोई नहीं, या उन बालकों से अच्छा जो अच्छे परिवार एवं समाज से नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, उन बालकों में अच्छा जो अच्छे परिवार एवं समाज में नहीं है। ठीक है, तो आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। इसको मैं थोड़ा सा आपको इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि अच्छे परिवार एवं समुदाय के जो बच्चे होंगे, बालक होंगे, उनका विकास जो है जो अच्छे परिवार एवं समाज से नहीं है उनसे डेफिनेटली अच्छा होगा। क्यों? हर चीज़ में, यदि हम बात करें खान पान की दृष्टि से देखें या उनके ज्ञान की दृष्टि से देखें, तो वो नॉर्मल जो बच्चे होंगे या जिनका समाज या समुदाय अच्छे समाज से नहीं होंगे, अच्छे की बात है आर्थिक स्थिति से, या फिर जो समाज या समुदाय में जैसे बात करें हम, वो ऐसा समाज में रहता है जहाँ पे सिर्फ चोरियां चकारियां होती हैं, मतलब चोरी करते हैं वहाँ के समाज के लोग, तो वहाँ से वो क्या ही सीखेगा? तो अच्छे समाज से जो सीखेगा वो वहाँ से अच्छा ही सीखेगा।
तो ये चीज़ आप रिलेट कर पा रहे होंगे। आप देखते हैं बालकों के प्रकार होते हैं केवल अंतर्मुखी, केवल बहिर्मुखी, अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इंट्रोवर्ट या आउटवर्ड, ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे या आपके साथ ही पढ़ते होंगे जो सिर्फ घर में रहना पसंद करते हैं, या फिर क्लास में भी जब छुट्टियां होती हैं आपकी तो वो क्लास में ही रहना पसंद करते हैं, मतलब वो इंट्रोवर्ट होते हैं, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते। और केवल बहिर्मुखी बच्चे वो कैसे हो सकते हैं? जो बहिर्मुखी बच्चे होते हैं वो सिर्फ आंतरिक रूप से नहीं रह सकते, वो इंट्रोवर्ट नहीं रहते, वो जो है दूसरे से बात करना, बाहर खेलना, बाहर घूमना, इस तरीके से वो बच्चे होते हैं जो आउटवर्ट होते हैं, या बहिर्मुखी हम कह सकते हैं, बहिर्मुखी कह सकते हैं। लेकिन बालकों के प्रकार जो है दोनों प्रकार के होते हैं, अंतर्मुखी बहिर्मुखी दोनों हो सकते हैं। कोई बच्चा अंतर्मुखी हो सकता है, या कोई बच्चा केवल बहिर्मुखी हो सकता है, या कोई बच्चा दोनों हो सकता है, ठीक है। जिस प्रकार की परिस्थिति होगी वो वैसा ढल जाएगा। तो इस प्रकार से भी बच्चे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी दोनों प्रकार के बच्चे आपको देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट ये भी फैक्ट वाला क्वेश्चन आ गया आपका, इसका जो आंसर होगा वही आंसर होगा। तो संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नता के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। यह कथन व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में किस मनोवैज्ञानिक का है? तो टायलर का है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि बालकों में अंतर होता है उनकी रुचि के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर, उनकी क्षमता के आधार पर, या उपरोक्त सभी के आधार पर। तो बिल्कुल उनकी रुचि के आधार पर भी हो सकता है। मान के चलिए किसी को मैथ्स अच्छी लगती है, किसी को इंग्लिश अच्छी लगती है, तो ये उनकी रुचि के आधार पर उनकी विभिन्नता हो गई, ठीक है। बालकों में अंतर हो गया। योग्यता के आधार पर मान के चलिए एबिलिटी के आधार पर कि कोई बच्चा इस बॉक्स को जो है हिला सकता है और कोई बच्चा इस बॉक्स को हिला भी नहीं सकता। यदि आप किसी बच्चे को कहें उसकी योग्यता के अनुसार कि कोई क्वेश्चन दें, कोई बच्चा इसको आसानी से सॉल्व कर लेगा और कोई बच्चा इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो उनकी योग्यता के आधार पर भी बालकों में अंतर आपको देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं उनकी क्षमता के आधार पर। तो आप क्षमता के आधार पर जो मैंने फर्स्ट बताया बॉक्स को खिसकाने के लिए, तो वो क्षमता हो गई उनकी, ठीक है। या क्षमता के हिसाब से कोई बच्चा जो है 100 पेज लिख सकता है, या एक दिन में 2 दिन में, कोई बच्चा नहीं लिख सकता, तो ये उनकी क्षमता हो गई। तो यही हो गया उपरोक्त सभी के आधार पर। तो आपका एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा? उपरोक्त सभी के आधार पर, ठीक है। तो 20वें का क्या होगा? आपका डी नंबर आंसर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यदि कोई बालक सीखने की प्रक्रिया में कमजोर है तो उस स्थिति में अध्यापकों को कक्षा का आकार रखना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको आप खुद से रिलेट कर पा रहे होंगे। कक्षा का आकार कम होना चाहिए, कक्षा का आकार अधिक होना चाहिए, कक्षा का आकार ना कम ना अधिक होना चाहिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, यदि बालक सीखने की प्रक्रिया में कमजोर हैं तो उस स्थिति में देखिए, यदि ज्यादा कक्षा ऐसी रहेगी कि उसमें बच्चे जो है बहुत सारे हैं तो वो सभी के ऊपर ध्यान नहीं दे सकता है। सभी के ऊपर ध्यान नहीं दे सकता है तो स्वाभाविक सी बात है उनकी सीखने की प्रक्रिया जो है कमजोर होगी। मान के चलिए आपने कोई चीज़ समझाई, वो सामने वाले के बच्चों को तो समझ में आ गई, उन्हें सुनाई, दे दी गई वो चीज़ें, लेकिन जो बच्चे पीछे बैठे हैं यदि उनको समझ में नहीं आया है तो क्या आप हर एक बच्चे पे जो है अपना फोकस कर सकते हो? नहीं। यदि ज़्यादा बच्चे होंगे, लेकिन कम बच्चे होंगे तो आप सभी एक एक बच्चे के ऊपर ध्यान दे सकते हो। तो इसका आंसर जो एग्जैक्ट होगा वो क्या होगा? ए नंबर, कक्षा का आकार कम होना चाहिए। कक्षा का आकार कम होगा तो आप सभी बच्चों पे एक समान ध्यान दे पाओगे, सभी बच्चों को देख पाओगे कि इनको कौन से अप्रोच से पढ़ाया जाए कि इनको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए साइकोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है जो आपके अंदर होनी चाहिए, लेकिन ये आप देखते हो कि आप सभी बच्चों को देख सको, ये भी आपके पास टाइम नहीं होता है यदि ज़्यादा बच्चे हैं आपकी क्लास में। इसलिए स्वाभाविक सी बात है कक्षा का आकार कम होगा। यदि सीखने की प्रक्रिया कमजोर है बालकों की तो हमें अध्यापकों को क्या करना चाहिए? कक्षा का आकार कम करना चाहिए, बच्चों को कम कम रखना चाहिए, ठीक है। मान के चलिए यदि 60 बच्चे हैं तो हम उन्हें 30 कर सकते हैं, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। धर्म एवं समाज दोनों हैं। 22वें का आंसर आपको बताना है, एक दूसरे से पृथक, एक दूसरे के पूरक। समाज का धर्म से कोई मतलब नहीं होता, उपयुक्त में से कोई नहीं। पढ़ के ही समझ में आ रहा है ये नेगेटिव है, ठीक है। समाज, धर्म एवं समाज दोनों हैं, एक दूसरे से पृथक, बिल्कुल कह सकते हो आप, एक प्रकार से एक दूसरे के पूरक, ठीक है। तो जो एग्जैक्ट आंसर होगा आपका एक दूसरे के पूरक। देखिए
समाज है आपका और धर्म है आपका, तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। समाज जो है अलग अलग धर्म के हो सकते हैं, लेकिन जो आपका समाज है वो सभी धर्म से रिलेटेड होगा। जैसे आपका समाज मान के चलिए आप पड़ोस में रहते हैं, आप किसी गांव में रहते हैं, आप किसी मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ हर कास्ट के लोग आपको देखने को मिलेंगे, हर धर्म के मिल सकते हैं, लेकिन आप समाज में आपको रहना है तो एक दूसरे में आपको क्या बना के रखना पड़ेगा, एक दूसरे के पूरक होंगे ये, ठीक है। एक दूसरे से आपको रिलेट करके चलना होगा, ठीक है, क्योंकि आपको जब कुछ प्रॉब्लम जाएगी तो कहो दूसरी जाति के लोग भी आपकी मदद करें। तो हम कह सकते हैं कि धर्म एवं समाज जो है दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो आपका एग्जैक्ट आंसर बी होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर, जाति से संबंधित व्यक्तिगत अंतर को दूर करने के लिए व्यक्ति को करना चाहिए केवल पूर्वाग्रह से स्वयं को दूर रखना, पूर्व धारण तथा सोच में बदलाव लाना, नकारात्मक मनोप्रवृत्तियों से हटकर सोचना या रूढ़िवादी दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाना। तो जाति से संबंधित व्यक्तिगत अंतर को दूर करने के लिए व्यक्ति को करना चाहिए केवल पूर्वाग्रह से स्वयं को दूर रखना या पूर्व धारण तथा सोच में बदलाव लाना या नकारात्मक मनोवृत्ति से हटकर सोचना या रूढ़िवादी दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाना। अब इसको यदि मैं थोड़ा सा समझाऊं आपको, रूढ़िवादी दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाओगे तो जाति से संबंधित व्यक्तिगत अंतर जो है वो दूर होगा। मान के चलिए कोई एक, आप किसी जाति में रहते हैं, जाति से संबंधित कोई जो है वो निर्जीव की मतलब जो बोल नहीं सकते या जो जंतु हैं उनकी हत्या करते हैं, उनको खाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एक जो जाति के लोग हैं या एक समाज के लोग हैं या आपके मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको गलत मानते हैं, ठीक है। तो इस रूढ़िवादी को आप दूर कर सकते हो। या एक रूढ़िवादी है कि महिलाओं को जो है सिर्फ घर में रहना चाहिए, उनको नौकरी नहीं करनी चाहिए, या फिर महिलाएं जो हैं वो ये काम नहीं कर सकती। तो ये जो है रूढ़िवादी दृष्टिकोण को हटाकर सकारात्मक बदलाव ला के जो है जाति से संबंधित व्यक्तिगत अंतर को दूर किया जा सकता है। वैसे ही नकारात्मक मनोवृत्तियों से हटकर सोचना, ठीक है, जो नकारात्मक है वो चीज़ें तो गलत ही होंगी, यदि हम उनमें सकारात्मक लाएं तो उनमें अंतर को हम कम कर सकते हैं या अंतर को दूर भी कर सकते हैं। पूर्व धारण तथा सोच में बदलाव लाना, ये भी, तो आपका जो आंसर होगा वो ये सभी होगा, ठीक है। शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को, जो बच्चे हैं वो व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ये तो स्वाभाविक सी बात है, हर बच्चे आयु के हिसाब से, उनकी मानसिक योग्यता के हिसाब से अलग अलग होते हैं या हो सकते हैं, कहें हम, या होते ही हैं। तो इस चीज़ का, इसलिए शिक्षक को क्या करना चाहिए ये यहाँ पे ऑप्शन में देखना है। अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो बिल्कुल ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव लग रहा है आपको, पढ़ने से ही समझ में आ रहा है। अधिगम की एक समान गति पर बल देनी चाहिए, तो ये भी नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जो आसानी से समझ जाते हैं, कुछ बच्चे आसानी से नहीं समझते। तो इसलिए इफेक्टिव क्या होगा जो है, ये चीज़ तो नहीं होगी। एक समान गति नहीं रखनी है हमको। मान के चलिए आप ऐसी गति रख रहे हो कि इस बच्चे को तो समझ में आ रहा है लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा है, तो एक समान गति नहीं रखनी है। इसकी गति के हिसाब से भी हमें पढ़ाना है और इसकी गति के हिसाब से भी हमें पढ़ाना है, उसकी अप्रोच के हिसाब से हमें पढ़ाना है। इसलिए आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है, ठीक है। तो 25 नंबर का आपका 25 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको देखना है। यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है या हास्याकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए, तो इसका आंसर जो है आपको रेट करके बताना है कि क्या हो सकता है, ठीक है। यदि आपको नहीं बनता है तो मैं इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, या इसका आंसर बता देना। नहीं, आप एक काम करिए, ये दो क्वेश्चन एक पहले दिया था और ये क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम सभी, और यदि आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ पे तो हम इसे, मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगा या नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम देखेंगे तब आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि की संदर्भ में विभिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है।
हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है बिल्कुल व्यक्तिगत भिन्नता का, बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से, पर्यावरण से। तो आपको एग्जैक्ट आंसर बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मैंने तो टिक लगा ही दिया है, फिर भी आंसर आपका क्या होगा, व्यक्तिक भिन्नता से, ठीक है। विद्यालयों को किसके, अब यहाँ पे आपको लगेगा बुद्धि के सिद्धांत, तो ये बुद्धि का सिद्धांत जो है वो अलग है, वंशानुक्रम से होता है, वंशानुक्रम से, लेकिन जो हमको इफेक्टिव आंसर है वो बताना है, तो इफेक्टिव आंसर हमारा व्यक्तिक भिन्नता होगा, ठीक है। पर्यावरण से भी होता है, बिल्कुल वातावरण से भी होता है। विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, व्यक्तिक शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुमति करने के लिए, व्यक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए। अब खाई से मतलब है कि उनमें जो हम कह सकते हैं जो रूढ़िवादियां हैं या फिर जो अड़चने हैं या जो अवरोध हैं उसकी बात हो रही है खाई से, ठीक है। शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए या समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य और अयोग्य हैं, ठीक है। तो 27वें नंबर का आंसर क्या होगा, तो यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य और अयोग्य हैं, इसलिए हमें व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो डी, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, ठीक है। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिक विभेद लाभकारी नहीं है, हानिकारक हैं, अनुपयुक्त हैं या लाभकारी हैं। तो मैं आपको बता दूं जो व्यक्तिक विभेद हैं, ठीक है, इसको हम क्या मानते हैं, लाभकारी मानते हैं। आप ऐसा क्यों, ठीक है, ये चीज़ें आप पढ़ लेना समझने के लिए, यदि आपको समझना है तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ। लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करता है, या क्योंकि वे विद्यार्थी की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापक को प्रवृत्त करते हैं। देखिए, शिक्षक भी प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखता है और छात्र भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। जो विकास का सिद्धांत है वो जीवन पर्यंत तक चलता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो इसको लाभकारी इसलिए मानते हैं, मान के चलिए व्यक्तिगत भिन्नता देखेंगे आप कि हर क्लास में आपको ये तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो इसको हम लाभप्रद लेते हैं कि यदि व्यक्तिगत भिन्नता उसमें है तो जो मानसिक रूप से तेज बच्चे हैं उनसे भी कुछ बच्चे सीखेंगे। मान के चलिए शिक्षक पढ़ा रहा है, एक अप्रोच रख रहा है, वो सिर्फ उसको एक ही अप्रोच आती है पढ़ाने की, लेकिन उसने देखा कि जब मैं इस अप्रोच को पढ़ाता हूँ तो इस बच्चे को तो समझ में आ जाता है जो अच्छा है मानसिक दृष्टि से, लेकिन इसको समझ में नहीं आता है। तो उसने क्या सोचा, इसको थोड़ी सी अलग विधि से समझाया उसने, तो इस अलग विधि से जो समझाया तो इसको भी समझ में आई और इसको भी समझ में आई। तो शिक्षक ने भी क्या सीखा कि जब मैं इस विधि का प्रयोग करूँगा तो उस बच्चे को सही तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये लाभकारी है हर एस्पेक्ट्स में। बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जो आप खुद भी सोच सकते हैं, तो मैंने इंपॉर्टेंट तो आपको बता ही दिया है। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, वातावरण के प्रभाव के कारण। बिल्कुल आसान है ये भी, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 30। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। सभी विद्यार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करना, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, या धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना। तो देखिए, इसको यदि मान के चलिए ये क्वेश्चन आपके जो है कहाँ आ जाता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, तो आपको अप्रोच कैसी होनी चाहिए, वहां पे आपको कैसे देखना है। तो क्वेश्चन आ गया, आपने पढ़ा इसको, फिर हमें देखना है व्यक्तिगत भिन्नता को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। कि व्यक्तिगत भिन्नता है शिक्षार्थियों में, तो जो विद्यालय है वो किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है।
तो हम देखते हैं सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करें, तो बिल्कुल आप पढ़ के ही समझ सकते हो कि ये जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो गया है। क्यों? क्योंकि पाठ्यचर्या जो है वो बालक के स्तर के हिसाब से डिसाइड करनी चाहिए कि हर बच्चे को समझ में जाए। ऐसा नहीं कि जिसकी मानसिक योग्यता अच्छी है उसके हिसाब से आपने पाठ्यक्रम बना दिया तो वो उसके हिसाब से चलता रहेगा, और जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको समझ में ही नहीं आएगी चीज़ें। तो ये नहीं होता है। बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करना, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है ये, आपको सही करना है। अब ये नहीं कि ये एग्जैक्ट आंसर आपने लगा दिया और आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं। आपको 2 ऑप्शन और भी पढ़ना है कि कुछ और इफेक्टिव तो नहीं है। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, या फिर शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना, उपाय करना, या धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना, तो ये भी आपने एलिमिनेट कर लिया। आपको 2 ऑप्शन लग रहे होंगे, या तो ये या तो ये। तो जो एग्जैक्ट आंसर होगा या आपका ये, वो आपका ये सही आंसर होगा। क्यों? मैं आपको बता दूं, जो हमारी पाठ्यचर्या है वो सिर्फ एक के ऊपर डिपेंड करती है, बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड जिसे हम कहते हैं। तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो बी नंबर होगा। थोड़ा सा आप भी सोच सकते हो इसके बारे में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता जिसे हम कहते हैं, विद्यार्थी कह सकते हो, कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए या शिक्षक को चाहिए निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान, ठीक है, या निदानात्मक जो हमने पढ़ा था निगमनात्मक कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध करवाना, या विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो जो आपका एग्जैक्ट आंसर है वो क्या होगा? डी नंबर, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। परिस्थिति के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जैसे आप तालाब के बारे में पढ़ा रहे हैं, नदी के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो सभी छात्रों को आप उनको नदी दिखाने के लिए एक बार टूर में ले जा सकते हो, आसपास में कहीं हो तो उनको वहाँ पे परिस्थिति में आप चेंजेस करोगे, अपनी अप्रोचेस में चेंजेस करोगे, तो जो विविध प्रकार के बालक हैं उनको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी, जो कि हमने पिछली वीडियो में जब मैंने थ्योरी की क्लास पढ़ाई थी तब भी आपको ये चीज़ें बताया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, ठीक है, अब निपटारा करना है तो ये तो आपको देखना है, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। अपनी कक्षा के व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, यदि उसको व्यक्तिगत भिन्नता से निपटना है, या आप कह सकते हो कि उसको पहचानना है कि किस प्रकार के बच्चे भिन्न भिन्न व्यक्तिगत भिन्नता से हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं या हमारी क्लास में हैं, तो उनको कैसे आप निपटारा करेंगे या कैसे पहचानेंगे एक प्रकार से। तो देखते हैं, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करेंगे, ठीक है। तो आपको जो एग्जैक्ट आंसर है वो आपका क्या होगा? ए नंबर। अब वो कैसे? बच्चों को उनके अंकों के आधार पर आप अलग कर उनको नामांकित करेंगे। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि उनमें व्यक्तिगत भिन्नता जो है समझने के लिए है या किस तरीके की है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। और शिक्षक को चाहिए कि इस प्रकार से भी कर सकते हैं, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें, तो ये तो हो ही नहीं सकता, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, ये भी बिल्कुल आपको सही लग रहा होगा, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग करें, उनको नामित करें। तो पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनको व्यक्तिगत भिन्नता से निपटना है आपको, तो क्या करेंगे आप? अंकों के आधार पर बता देंगे। अब बच्चों पे है कि मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, तो आपको उनसे निपटना है, व्यक्तिगत भिन्नता अपने आप में ही रखनी है कि वो अपने आप में ही देखते रहें। तो आपने एक क्वेश्चन रखा, क्वेश्चन पेपर डिसाइड किया 10 नंबर का, 5 नंबर का, और ठीक है, उसके हिसाब से आपने उनको मार्क्स दे दिए, जिससे व्यक्तिगत भिन्नता आपको उनको भी समझ में आ गई कि कौन अच्छा है पढ़ाई में, कौन नहीं है, और आपको भी सहूलियत हो गई। तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें। जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके।